In this session, we will discuss about our Article 50 of Chapter number 1, that is Measure Equality in Democracy. Equality in Democracy में हमारा जो आज का टॉपिक है that is Article 50 of our Constitution of India. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ और इंडिया उसमें आर्टिकल 15 के बारे में थोड़ा बहुत लर्न किया था विद द हेल्प ऑफ वन क्लिप. मैंने क्लिप भी उसमें अटैच की थी जो आर्टिकल मूवी के बारे में थे, आर्टिकल 15 के मूवी के बारे में. और आर्टिकल 15 जो मूवी है वो हमारे गुजरात में बैन हो चुकी है और इंडिया में उसका एकदम सा क्योंकि हिंदू जो रीजन है वो, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू अवर पॉपुलेशन हम लोग देखें तो 90 to 98% जो है हमारी पॉपुलेशन के 90 to 98% लोग जो है वो हिंदू धर्म फॉलो करते हैं. क्या? हिंदू धर्म फॉलो करते हैं. बाकी सारे अदर सब कास्ट आ जाती है पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की वाइज सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? हिंदू धर्म की. तो ये मूवी भी क्या है कि हिंदू धर्म के बारे में है और आई विल हाईली रिकमेंड दिस मूवी बिकॉज ये रिलीज तो नहीं हुई थी. मैंने बोला था कि कबीर सिंह जो है मूवी उसी टाइम के ड्यूरेशन में आयुष्मान खुराना जो इस मूवी में एक्टर है और एकदम लीड रोल है उनका, तो जिसमें वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है और लीड रोल था उनका और बहुत अच्छे से उन लोगों ने सब कुछ रिप्रेजेंट किया था कि हमारी जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम वो क्या है एक्चुअली, और उसमें जनरल कैटेगरी के साथ क्या होता है, माइनर कैटेगरी के साथ क्या होता है, कोई SC ST वाले एकदम नीची जाति वाले लोग होते हैं उनके साथ क्या क्या होता है. ओके, उसमें हमारा जो आर्टिकल 50 है उसमें है समानता का अधिकार. क्या है? समानता का अधिकार मीन्स राइट टू इक्वालिटी के बारे में इस पूरे जो आर्टिकल 15 है उसमें हम लोगों को जानना है. हम लोगों ने बहुत कुछ आगे के लेक्चर में देख लिया था कि आगे जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग इक्वालिटी के भी बारे में देख रहे हैं. तो बहुत कुछ हम लोगों ने आगे डिस्कस कर लिया था कि पहले क्या था कि सिस्टम पूरी अलग थी, हाल की सिस्टम पूरी अलग है. पहले क्या था कि ब्लैक वाइट कॉलर के एम्प्लॉय से फ्रीडम मिली 1949. उससे पहले क्या था कि जो ब्रिटिशर्स का राज था तो वो हम लोगों के साथ क्या बिहेव करते थे. उसके अलावा जो माइनर पीपल है जैसे कि जनरल कैटेगरी जैसे माइनर पीपल में जैन आते हैं, मुस्लिम आते हैं, तो स्टिल जो मुस्लिम लोग होते हैं तो उनको भी अभी भी उनको कोई अच्छे एरिया में अगर फ्लैट लेना हो तो अभी भी उन लोगों को एक नॉर्मल सा फ्लैट भी परचेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कास्टिज्म. और वो कास्टिज्म लगता है कि ख़त्म हो गया है और हमारा जो है फ्रीडम मिल गई है और सभी एकजुट होकर एक यूनिटी में रहते हैं. बट नहीं, स्टिल अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह पे सिस्टम जो है वो पूरी ऐसे डिस्ट्रॉय हो चुकी है और एक नॉर्मल सा 3-3 रुपये के लिए भी किसी का रेप कर दिया जाता है, गर्ल्स का खून कर दिया जाता है. तो ये सारी चीज़ें अभी भी हमारे सिस्टम में है. और ये मूवी में भी आप लोग अगर देखोगे, अगर आपको इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और भी अगर जानना हो तो ये मूवी एक्चुअली क्या है कि थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी आर्टिकल 15, बट अभी भी आपको अगर देखना हो तो यूट्यूब पे अभी भी उसके वीडियोस अवेलेबल है. आप लोग जब चाहे तब अपने स्मार्टफोन खोल सकते हैं, यूट्यूब पे आर्टिकल 15 मूवी देख के उसका ट्रेलर या उसके बारे में आप लोग थोड़ा और ज़्यादा लर्न कर सकते हो. तो ये जो हमारी जो सिस्टम है पूरी पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें कितनी गंदगी भरी है और सभी की कितनी मेंटालिटी है, तो ये सारी जो चीज़ है उनको हमें हटाना है. तो इसकी अवेयरनेस के लिए ये पूरी है पर एटलीस्ट क्योंकि जस्ट बिकॉज उसमें जो पुलिस वाला था वो हिंदू धर्म फॉलो करता था तो सारे हिंदू लोग एक हो गए हैं, यूनिटी हो गए और पूरा मूवी को बैन कर दिया. अदरवाइज I will highly recommend this movie if you wanted to know about more and more detail about Article 15. So Article 15 जहाँ से हम लोगों ने टॉपिक को स्टॉप किया था वहीं से हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं. ये सारी बात हो गई थी मैंने स्टार्टिंग में
फर्स्ट जो आर्टिकल 15 का जो आगे का लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कशन किया था। सो इस लेक्चर में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सो उसमें लिखा है कि सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन एजुकेशनल। अभी भी हम लोग देखते हैं कि रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन क्यों लाना पड़ा? रिजर्वेशन 49 to 51% तक का क्या है कि एक रिजर्वेशन दे दिया है कि SC ST वालों को कोई गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर एजुकेशनल सेक्टर है तो अभी भी रिजर्वेशन रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? जनरल वाले को अगर 250 मार्क्स मिले हैं और रिजर्वेशन वाले को 155 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, फिर भी कट ऑफ आता है तब जनरल कैटेगरी वालों को जॉब नहीं मिलती। पर वहीं पे अगर 155 मार्क्स वाला जो SC ST से बिलोंग करता है तो उन लोगों को मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? जस्ट बिकॉज उनके पास ऐसे उनके पास स्किल है, उनके पास नॉलेज इतना नहीं है पर उनके पास ऐसे स्किल है पर उनके पास मनी नहीं है। जनरल कैटेगरी में आप लोग जैसे कि जैन लोग हैं, गुजरात में जैन पीपल ज़्यादा है तो आप लोग देख सकते हो तो सभी लोगों ने खुद का ही बिजनेस स्टार्टअप किया है, सभी के पास खुद की जॉब। पर जब ये नॉर्मल लोअर कास्ट की जब बात आती है SC ST OBC या उन सभी कैटेगरी के बारे में तो उनके लिए तो क्या है कि जॉब ही सब कुछ है कि जितना जॉब करो जितना पैसा कमाओ उतना ही खर्च कर दो। सेविंग्स कुछ उन लोगों की होती नहीं है। उसी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है उन्होंने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1949 में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, BR अम्बेडकर हम लोग जो बोलते हैं, तो उन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था और उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी आ गई। सो फिर आगे देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन जॉब एक्सेट्रा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब SC और ST OBC। सो दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फॉर सेंचुरी। डिस्क्रिमिनेशन होता है, पक्षपात होता है और ये डिस्क्रिमिनेशन होता है OBC के साथ, तो उसके लिए एक एजेंसी है वो भी डेवलप, मैंने EOC के बारे में आई थिंक सो बताया है या नहीं बताया। एक EOC करके है, मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन करके एक है जिसमें उनका क्या काम है कि उनका काम ये है कि सब कुछ रिसर्च करें कि कोई OBC वाला है या कोई माइनर कैटेगरी का है तो माइनर कैटेगरी वाला कोई भी बंदा है तो उनके साथ जैसे पक्षपात तो नहीं हो रहा है ना कि गवर्नमेंट को लेके एजुकेशनल सेक्टर को लेके या कहीं भी उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव हो रहा है, ठीक है, कि जनरल कैटेगरी को ज़्यादा ऐसे मान सम्मान वगैरह दो और बाकी के माइनर जो है लोअर कैटेगरी वाले हैं तो उन लोगों को हटा दो। तो ये सब कुछ होता नहीं है ना, तो उसके लिए एक्ट लागू किया है और EOC करते हैं, वो EOC अप्लाई किया है। सो आगे देखते हैं EOC के बारे में आई थिंक तो यहाँ पे नहीं, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। सो इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट प्रोग्रेस द गवर्नमेंट हैज रिजर्व, देखो जो 22.5% जो है वो क्या है SC के लिए, रिजर्वेशन कैटेगरी SC, ठीक है। उसके बाद जो 50% है वो ST के लिए, उसके बाद 27% जो है वो है OBC के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे कितनी सीट किसके लिए रिजर्वेशन रखी गई है। तो SC वाले हैं उनके लिए 22.5%, वहीं पे ST वाले हैं उनके लिए 15% और OBC वाले हैं उनके लिए 27% जो है रिजर्वेशन रखा गया है। इन वेदर इट इज एजुकेशनल सेक्टर, वेदर इट इज एन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और एज गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूट हो। एक प्राइवेट का तो खुद का अलग चालू होता है, तो प्राइवेट सेक्टर में हम लोग ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑनरशिप गवर्नमेंट की नहीं होती पर प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट इंस्टीट्यूट की होती है। दैट्स व्हाई हम प्राइवेट सेक्टर को इससे थोड़ा अलग रखते हैं। और जो पब्लिक सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट का राइट हो वहाँ पे ये सारी कैटेगरी अप्लाई है, ठीक है। तो ये परसेंटेज याद रखना, SC के लिए 22.5%, 50% फॉर SC और 21% फॉर OBC। तो और
5% जो है लाइक चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस और बिलो ऑफ डिफेंस और 3% है वो फिजिकल चैलेंज, फिजिकल चैलेंज। ओके, उसमें से भी चलो 5% है, तो जो चिल्ड्रन है और जिसके यू नो वट ऐसे पार्टीज, अब तो वो क्या है पेंशन सिस्टम ही निकल गई है। और अभी भी ये जो सिस्टम है, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, तो अभी फादर है तो फादर निकल जाते हैं, उनका रिटायरमेंट हो जाता है, तो उनके बाद उनका जो बेटा है वही जॉब करेगा। तो ये अभी जो है सिस्टम निकल गई है, पूरी की पूरी सिस्टम ही निकल गई है। फिर फिजिकल चैलेंज है कि जो फिजिकली चैलेंज है, फिजिकली डिसेबल है, तो उन लोगों के लिए भी जो है वो निकल गई है। जो फिजिकली अनफिट है, फिजिकल चैलेंज मीन्स फिजिकली अनफिट जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए कितने परसेंट डिवाइडेड है? 3%। 5% जो है जिसके एक आर्मी में है, सपोज विडो ऑफ डिफेंस मीन्स जो आर्मी के लोग हैं। अभी आर्मी में अगर कोई भी बंदा जॉब करता है तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कितने साल की होती है? 15 साल की होती है, ठीक है। 15 साल में उन लोगों का रिटायरमेंट हो जाता है। अभी आप 20 ईयर्स के हो, सपोज दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप 20 साल के हो और आप 20 ईयर्स में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, आर्मी में अगर आप लोगों को जॉब मिल गई, तो आर्मी में आप लोगों को 15 साल अगर शहीद ना हो तब तक 15 साल अगर आपको जॉब करनी है तो 35 ईयर्स के हो जाओगे, तब आप लोगों का रिटायरमेंट हो जाएगा। तो 35 ईयर्स के बाद आर्मी में इनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो अभी रिटायरमेंट के बाद फिर क्या करेगा? जिसने पूरे 15 साल देश की रक्षा की है, तो फिर वहाँ से रिटायरमेंट करने के बाद वो करेगा क्या? उन लोगों के लिए स्पेशली फॉर आर्मी मैन, उन लोगों के लिए 5% जो सीट है वो रिजर्व रखी गई है गवर्नमेंट में। तो ये भी रिजर्वेशन कैटेगरी लागू की गई है, ठीक है। सो ये सारी पॉलिसी है, दिस कोटा सिस्टम रिजर्वेशन पॉलिसी इज आल्सो ट्राइड टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी। ओके, ये इक्वालिटी जो मेंटेन करनी है उसके लिए सारी रिजर्वेशन कैटेगरी ये सारी जो है वो रखी गई है। फिर आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्ट्राइव्स टू क्रिएट इन इंडिया वेयर पीपल बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेस कुड लाइव विद सेल्फ रिस्पेक्ट। जो बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होते हैं उनकी भी अलग से एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों को अलग सा, उन लोगों के सामने भी मत जाओ, उनके साथ बैठो भी मत, खाना भी मत खाओ, उन लोगों के साथ जॉब भी मत, जॉब में भी मत रखो। नहीं, ऐसा नहीं किया है कि जो बैकवर्ड क्लासेस के भी लोग हैं उनके लिए भी सेम चीज़ उन लोगों ने अप्लाई की है, बिकॉज उन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन है, दैट्स वाई उन लोगों के लिए ऐसे रिजर्वेशन कैटेगरी आ गई है। सो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक राइटर थे, उसका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि। उन्होंने अपनी जो बुक है उसका नाम है जूथान, अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप एज अ दलित बॉय। एक दलित बॉय, दलित बॉय मीन्स क्या है कि एकदम सा गरीब, यू नो भिखारी टाइप की, जिसको मांग मांग के खाना पड़ता है, और या तो कोई मजदूरी वगैरह करके पूरा दिन, सपोज आज 40 रुपये पूरा दिन मजदूरी करो और 40 रुपीज़ गेन करो, और 40 रुपीज़ में क्या सिर्फ डे टू डे उन लोगों को सिर्फ जिसका खाना ही निकल सकता है, अगर काम करे तो उनको मिलेगा एटलीस्ट 2 टाइम का खाना खाने के लिए वो लोग इतनी मेहनत करते थे। तो ये जो है वो दलित बॉय की ऐसी बात की है कि एटलीस्ट 2 टाइम का खाना खाने के लिए वो लोग को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। और उसने जो है कि फेस्ड, यहाँ पे लिखा है, दिस बुक्स अटेम्प्ट टू शेड लाइट ऑन द ट्रायल्स फेस्ड बाय द इल
पक्षपात करते हैं कि जो नॉर्मल बॉय जैसे उन लोगों को ट्रीट नहीं करते, पर ये दलित है, गरीब है, हमारे टाइप का नहीं है, सो ये सब कुछ करके उन लोगों को कितनी अलग सी कैटेगरी में डाल देते थे, उसके बारे में उस बुक में लिखा गया है। ये फेमस राइटर का नेम है वाल्मीकि, ठीक है। कौन से वाल्मीकि? प्रकाश वाल्मीकि, वो रामायण वाले वाल्मीकि नहीं, हाँ, ये दूसरे वाल्मीकि है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। और अदरवाइज आप लोगों को दलित के साथ क्या होता है क्या नहीं, ये पूरा सेक्शन अभी भी मैंने बोला ना कि लर्न करना हो तो ये मूवी है ही आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना उन्होंने लीड रोल किया है, तो आप लोग एक बार देख लो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि यहाँ पर मैं नोट कर देती हूँ, यहाँ पे अदर डेमोक्रेटिक स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी के बारे में बात की है कि अदर डेमोक्रेटिक किस तरह से दूसरी है। तो आपकी बुक में रोजा पार्क के बारे में लिखा है। रोजा पार्क, क्या नाम है? रोजा पार्क। ये एक वुमन थी जो बिलोंग करती थी अफ्रीका से। कहाँ से बिलोंग करती थी? अफ्रीका से। तो उसके बारे में एक नॉर्मल सी चीज लिखी थी कि क्या हुआ था उसके साथ। तो 1 दिसंबर 1955 क्या हुआ था? इट इज एन इम्पोर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी। जो हिस्ट्री में इसका जो 1 दिसंबर है वो पूरी हिस्ट्री में नोट डाउन हो गया था कि दिस इज द इम्पोर्टेंट डे फॉर इक्वालिटी। फिर क्या हुआ था, चलो देखते हैं। रोजा पार्क्स एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन, वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी। अफ्रीकन अमेरिकन मीन्स फादर और मदर शायद अलग अलग कंट्री से, फादर अफ्रीका के हो गए तो मदर अमेरिका के हो गए, मदर अमेरिका के हो गए तो फादर अफ्रीका के हो गए। वो हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता, पर ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी। और उस ड्यूरेशन में अफ्रीकन अमेरिकन क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम हम लोगों के ऊपर भी क्या था, अफ्रीका में थोड़ा अमेरिका, उसमें भी ब्रिटिशर्स का थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन था। उन लोगों को भी ऐसे रेवोल्यूशन आने के बाद उन लोगों को भी फ्रीडम मिली थी अफ्रीका को, तो उनके लिए भी ऐसे रेवोल्यूशन आया था। तो ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी। ओके, सो रिफ्यूज टू गेट अप एंड ऑफर हर सीट व्हाइल मैन एज she was very tired after a day's work. Her defiance changed the course of American history. This started the civil rights movement and resulted in the formation of Civil Rights Act. यहाँ पे याद रखना, Civil Rights Act 1964, which prohibited discrimination on the basis of race, religion and national origin. ओके, तो यहाँ पे बात हुई है कि 1 दिसंबर 1955 में बात की कि सिविल राइट एक्ट 1964 में आया। तो क्यों ये सिविल राइट आया? रीजन को लेके, कास्ट को लेके, ये सब कुछ क्यों आया? ये सिविल राइट एक्चुअली क्या है कि एक दिन की बात थी कि ये जो रोजा पार्क की वुमन थी वो अपनी सीट पे बैठी थी। रोजा पार्क जो थी वो अपनी सीट पे एकदम बहुत सारे दिन का ऐसे उन लोगों ने काम किया होगा और ऐसे बस में बैठी थी। पहले किसा था कि अगर आप लोग बस की सीट पे, आगे की सीट पे बैठते हो, अगर आप ब्लैक कलर के लग रहे हो, तो जब वाइट कॉलर वाले, कोई वाइट फेस वाले अगर आते हैं, मीन्स जो गोरे आते थे, या तो आप लोग बोले होंगे कि ब्रिटिशर्स जब आते थे, तो कैसा था कि वो ब्लैक वुमन है, अगर ब्लैक का कोई काला बंदा है जो काला लगता है तो उसको उसके पीछे बैठाना पड़ता था, और जो वाइट है उसको आगे बैठना। तो ब्लैक एंड वाइट का ये क्या था? डिस्क्रिमिनेशन
डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था ब्लैक एंड वाइट का, क्योंकि रोजा पार्क्स है वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी और वो दिखने में ब्लैक लगती थी। तो अभी एक क्या है ब्रिटिश ऐसे एम्प्लॉय आया जो वाइट कलर का था, तो एक अमेरिकन आया या ब्रिटिशर्स आया जो भी आप बोलो, तो वो एकदम वाइट कलर का था और रोजा पार्क्स ब्लैक कलर की थी। अभी उसने बहुत सारे दिन से काम कर रखा था, बहुत सारे दिन से काम कर रहे थे और एकदम थकी थी, एकदम शी इज वेरी वेरी टायर्ड। और वो जिस सीट पे बैठी थी वहां पे आगे एक क्या आया कि एक एम्प्लॉय आया और उसने बोला कि यहाँ से उठ के आप लोग कहीं उधर अनदर सीट पे बैठ जाओ। क्या बोला कि आप अपनी सीट से उठ के कोई अनदर सीट पे बैठ जाओ। फिर क्या हुआ कि रोजा पार्क्स ने बोला कि नो, आई एम सीट ओवर हियर ओनली एंड ओनली, आई एम सीट ओवर हियर ओनली। ओके, उसने ऐसा बोला कि आई एम सीट ओवर हियर ओनली, आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड, ओके, और एल्स आई एम नॉट गोइंग बैक साइड। उसने बोल दिया कि मैं पीछे कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे बैठूंगी। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो गए उसके साथ और बहुत सारी सिचुएशन उसने फेस की। उसके बाद ऐसी रैली देने लगी, फिर उसने क्या है कि उसके अगेंस्ट कि क्यों यार ब्लैक और वाइट का ऐसे डिफरेंस है और क्यों ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ब्लैक एंड वाइट का। उसके बाद आया सिविल राइट एक्ट 1964 में। 55 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, फिर 64 में ये सिविल राइट आया कि राइट क्या कहना चाहता है कि जिसके साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता है कलर को लेके, रीजन को लेके, तो ये सारा कुछ जो है वो अब से नहीं होगा। क्लियर? तो ये थी रोजा पार्क की स्टोरी, जिसकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी एक बस से और ख़त्म हुई एक नया सिविल राइट के ऊपर और सिविल राइट एक्ट इन 1964. Don't forget this. So today we learn these two topics. That is Article 50. Okay, वो कंप्लीट हुआ और डेमोक्रेटिक स्ट्रगल ऑफ द इक्वालिटी. So here our what topic is over and also our chapter is over. I think so. इस चैप्टर से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा and this is very very interesting topic and very very interesting chapter. Okay, so here finally our chapter is over. I hope you all are clear. Thank you so much and